इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? अब प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जैसे कि घास है, घास को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। जो चीज अब जिसने घास को खाया उसको यदि कोई दूसरा जानवर खाता है तो वह द्वितीयक उपभोक्ता। और जो लास्ट में होता है वह मांसाहारी होता है, चाहे वह मोर भी हो सकता है क्योंकि मोर सांप को भी खाता है, बाज भी हो सकता है, इसके अलावा वह शेर या बाघ भी हो सकता है। इस प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? गाय या खरगोश। जो घास खाता है वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर हिरण और शेर भी है, लेकिन हिरण और शेर दोनों प्राथमिक नहीं है, शेर अंतिम उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता है। बकरी भी प्राथमिक उपभोक्ता है लेकिन लोमड़ी नहीं है। यहाँ पर चील और सांप दोनों ही मांसाहारी हैं, इसलिए ये दोनों ही प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन? गाय और खरगोश। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था और यहाँ पर 1961 से संबंधित केवल एक ही ऑप्शन है, जुलाई 1961। इस प्रकार हमको याद होना चाहिए कि दहेज प्रतिषेध अर्थात दहेज निषेध यह अधिनियम कब लागू किया गया? जुलाई 1961 में। चलिए, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, ये किस रोग का लक्षण है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी आंखों से संबंधित है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग या रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि बच्चों में होता है। स्कर्वी रोग एक ऐसा रोग है जो कि मसूड़ों से खून निकलता है, इसका मतलब क्या है? उसे स्कर्वी रोग है, अर्थात उसे विटामिन सी की कमी है। तो मसूड़े से खून निकलना, थकान का महसूस होना कौन सा रोग कहलाएगा? स्कर्वी रोग कहलाएगा। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अगर उसके उचित व्यवहार में वृद्धि करना है तो सबसे अच्छा क्या है? देखिए, सख्ती करना और ध्यान न देना ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो है उचित व्यवहार में वृद्धि किससे होगा? उसको पुरस्कार देने से होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सर्वाधिक उपयुक्त, जो सबसे अच्छा हो तो सबसे अच्छा उसके लिए क्या है? उसकी प्रशंसा की जाए। अगर हम किसी भी स्टूडेंट की प्रशंसा करते हैं तो उसका जो व्यवहार है वह अच्छे से अच्छे बनता जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर प्रशंसा करना है। यहाँ पर आपके सामने है अगला क्वेश्चन, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। खाद्य श्रृंखला, जल का खाद्य श्रृंखला अलग हो सकता है, थल का खाद्य श्रृंखला अलग हो सकता है, अर्थात घास के मैदान के खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, घास के मैदान में घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खा सकता है? शेर। भाई, घास एक शाक है जिसको शाकाहारी जानवर ही खा सकता है, तो खरगोश खा सकता है। और खरगोश को कौन खा सकता है? शेर, क्योंकि शेर ही अकेला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए इसमें क्या है? मांसाहारी है, जो ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन यहाँ पर डी नंबर पे घास कभी लोमड़ी खाती ही नहीं है, घास को कभी सांप नहीं खाता, और घास जब लोमड़ी नहीं खाती तो लोमड़ी को कभी खरगोश नहीं खाएगा। इस प्रकार से सही क्रम कौन सा है? घास, खरगोश, फिर शेर। अब देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी, अर्थात जहां पर पानी रुक जाता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो रुके हुए पानी के कारण पोलियो तो होता नहीं है, रेबीज भी नहीं होता, क्षय रोग अर्थात टीबी भी नहीं होता, तो रुके हुए पानी के कारण मलेरिया होता है। अब ये मलेरिया कैसे होता है भाई? रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो ये काटते हैं, और मच्छर के काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया। इसलिए रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? हमको मलेरिया हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? भौतिक घटक कौन है? आर्द्रता भी भौतिक घटक है, जलवायु भी भौतिक घटक है, और नदी भी भौतिक घटक है। तो पर्यावरण का भौतिक घटक कौन नहीं है? जो ये कवक है यह भौतिक घटक नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स इसका मतलब ये हो कि न्यूक्लियन है क्या चीज? तो जो न्यूक्लियन है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, जो कि किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो न्यूक्लियन मतलब नाभिक में पाई जाने वाली चीजें कौन कौन सी है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने कक्षक में चक्कर लगाता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है,
CO2, CH4, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या है? तो जो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीन्स मीथेन, ओजोन मीन्स O3 और धूल के कण, ये जो चीजें हैं इनको ऊष्मा जो है रोकती है। अब ऊष्मा विकिरण को रोकती है ये सब चीजें, तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो चुंबक जो होता है किन किन कारणों से उसका जो गुण है वो खो जाता है। अब गुण क्या है उसका? कि लौ चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहे से बनी चीजों को अपनी तरफ वह आकर्षित करता है। तो क्या करने पर वह इस गुण को त्याग देता है या खो देता है? तो पहला पॉइंट है चुंबक को गर्म करने पर। बिल्कुल सही, चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है। हथौड़े से पीटने पटकने पर भी खो देता है। किसी ऊंचाई से गिराएंगे तो जब बार बार उसको गिराएंगे उसके कारण भी यह अपने चुंबकत्व को खो देता है। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यह हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग। तो नारियल जो होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? जो सबसे अंदर होता है ना? जो सबसे अंदर होता है, ना तो वह फलभित्ति कहलाती है, ना तो बीज का आवरण कहलाता है, और ना ही वह बीज कहलाता है, बल्कि वह क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। अर्थात वह जो नारियल का जो हिस्सा खाया जाता है, यदि उसको कुछ दिनों तक और रख दिया जाए तो उसी में से जो नए पौधे का जन्म होता है उसी नारियल के हिस्से से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार नारियल का खाने योग्य जो भाग है वह भ्रूणपोष है।